हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 10th का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने लायक है, तो प्लीज़ आप पेन और पेपर लेके बैठें और इसको अच्छे से समझें। हेरिडिटी जो है मेनली डील करता है हमारे जेनेटिक्स से, और वेरिएशन और एवोल्यूशन जो होता है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल पे होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो हेरिडिटी अगर सिंपल वर्ड में हम डिफाइन करें तो वो क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस इन द कैरेक्टर्स या डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसफरेबल कैरेक्टर से जो हमारे एंसेस्टर से आ रहे हैं वो सब हेरिडिटरी है। और अगर हमारे अंदर कोई चेंजेस आ जा रहे हैं, हम कुछ वेरिएशंस लेके आ रहे हैं अपने अंदर, तो वो सब क्या कहलाएंगी? एवोल्यूशन का कॉज बनती है, वो सब एवोल्यूशन कहलाएगी, वेरिएशंस कहलाएगी। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन दो चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स पे हम डील करते हैं। तो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, पहली बात। दूसरी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन से अलग जनरेशन अनदर जनरेशन में, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और जो डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स आ जाती है बिटवीन द टू जनरेशन्स, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो वो आपके सोमैटिक सेल्स पे आएंगे या आपके जेनेटिक मटेरियल पे आएंगे। अगर आपके सोमैटिक सेल्स पे आते हैं तो उन वेरिएशंस को हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल पे कोई वेरिएशन आता है तो हम उसको जेनेटिक वेरिएशंस बोलते हैं, जो गैमीट्स के ऊपर आता है, तो वो होती है हमारी गैमेटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन जो होती है हमारे बॉडी सेल्स पे होती है, ये ना तो इनहेरिटेड होती है और ना ही ट्रांसफ़र होती है अगले जनरेशन में। ना ये हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आई होती है, ना ही ये ट्रांसफरेबल होती है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती है जो उस पर्सन व उस इंडिविजुअल के अंदर आती है। और ये जो होती है एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, कोई डिजीज़ कॉज हो सकता है, एनीथिंग जो एक इंडिविजुअल के अंदर ये कैरेक्टर आती है बॉडी सेल्स पे, उसको हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। जैसे कि किसी किसी कुत्ते की पूंछ कटी हुई होती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उसके एंसेस्टर्स की भी पूंछ नहीं थी, या वो उसका जो बच्चा होने वाला है उसकी पूंछ कटी हुई हो। वो उसका अपना कुछ वेरिएशन आ गया है, उसके खुद के अंदर कुछ चेंज आ गया है जिसकी वजह से उसकी पूंछ कटी हुई हो सकती है। अब गैमेटिक वेरिएशन क्या है? जो हमारे गैमीट्स के ऊपर यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर होती है, यानी कि मेल या फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, अगर उस टाइम पे कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो इनहेरिटेड भी हो सकती है और ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। यानी कि वो अगर हमारे गैमीट्स पे कुछ वेरिएशंस आए हैं हमारे माँ बाप के, तो वो हमारे अंदर आ सकते हैं, या वो वेरिएशन हमारे बच्चों में भी जा सकते हैं। ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड। एग्जाम्पल है हमारी हाइट और कलर। जो हाइट और कलर बच्चों की होती है वो ज़्यादातर अपने माँ बाप से मिलती जुलती होती है, और हमारे बच्चों की हाइट जो होगी वो हमारे से मिलती जुलती होगी, हमारे कलर से मिलती जुलती होगी उनकी कलर। So the characters which are inherited and transferable are called gametic characters or gametic variations, and the characters which are not transferable are the somatic। और ये कहाँ पे होती है? बॉडी सेल्स के ऊपर होती है, गैमीट्स के ऊपर नहीं होती है। अब होती है कि ये कैरेक्टर्स आते कैसे हैं, कैसे एक्युमुलेट हो जाते हैं, वेरिएशंस कहाँ से आता है? वेरिएशन आता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, सेल डिवीज़न के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम में, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो हमारे वेरिएशंस जो होती है वो एक्युमुलेट होती है उस पर्टिकुलर पर्सन के जीन्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो जो वेरिएशंस उसके अंदर देखने को मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बैक्टीरिया सब एक जैसे दिखते हैं, अमीबा सब एक जैसे दिखते हैं, उनके लुक्स अपीयरेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता क्योंकि वो सिंगल सेल
एनिमल से और एसेक्सुअली वो डिवाइड करते हैं। बट वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या होता है कि दे आर, और हायर एनिमल्स की बात करें तो वो एसेक्सुअली डिवाइड होते हैं। एसेक्सुअली सेल डिवीजन होता है उनके अंदर, तो उनके अंदर आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। सो एसेक्सुअल में फ्यूअर वेरिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट पे चेंज हो रहा है डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और जिसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा वेरिएशन इसलिए आ जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, सेपरेशंस होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? अब वेरिएशन होने की वजह से जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिपेंड करता है ये वेरिएशन कि वो वेरिएशन कैसी हुई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, अपने आप को हमेशा म्यूटेट करते हैं या अपने अंदर वेरिएशंस लाते हैं ताकि वो हार्श क्लाइमेट को कोप अप कर सकें। बैक्टीरियाज का नेचर होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी और बहुत ज़्यादा ठंडी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और इसके करने की वजह क्या है कि वो लगातार रिपीटेडली अपने अंदर वेरिएशंस लाते हैं, म्यूटेशंस करते रहते हैं। इसीलिए जो वैक्सीन्स बनती है उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो वायरसेस हैं अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। So, depending upon the nature and variation, different individual would have different kind of advantage. For example, in bacteria that can withstand heat will survive better in the heat wave. Main advantage of the variation to a species is that it increase the chances of survival in the changing environment. तो बताया ना, सर्वाइवल की चांस को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप में वेरिएशंस या म्यूटेशंस करते हैं। कुछ फ्री ईयर लोब वाले आपने ह्यूमन बीइंग देखे होंगे जिनका ईयर पिन्ना जो है वो ईयर लोब जिसे कहते हैं वो अटैच नहीं रहता है स्किन से, और ये क्या है, एक वन ऑफ द रीज़न ऑफ वेरिएशन है। मैक्सिमम लोगों में अटैच रहती है हमारी लोब्स, ईयर लोब्स, लेकिन कुछ कुछ के अटैच नहीं भी रहती है। ये सारे म्यूटेशंस, वेरिएशंस और क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, इस सब को जानने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज जॉन मैंडल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए इन द ड्यूरेशन 1822 टू 1884। उन्होंने क्या किया, पाइसम सटाइवम एक प्लांट है जिसको हम जनरली गार्डन पी कहते हैं, साइंटिफिक नेम इज़ पाइसम सटाइवम। उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पाइसम सटाइवम के बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया और पता लगाया कि क्या वजह है म्यूटेशन या वेरिएशन का और क्यों होता है ये सब कुछ। सो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन क्या निकला। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉर्ज जॉन मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जिस प्लांट की ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन कराई उस प्लांट का क्या नाम था, साइंटिफिक नाम था पाइसम सटाइवम, जनरल नाम क्या उसका, गार्डन पी। और इन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हु प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? ही वाज जॉर्ज जॉन मेंडल, और इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था उसका नाम भी पूछ सकते हैं, उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, गार्डन पी जनरल नेम। और उन्होंने किस चीज़ पे स्टडी की थी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी पे। आइए हम ये सातों के सातों कैरेक्टर्स को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिया था ड्यूरिंग हिज स्टडी। उन्होंने क्या किया था, कलर ऑफ प्लांट, जो फ्लावर्स आते हैं गार्डन पी पे वो जनरली या तो वायलेट कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं। तो इन्होंने इन दोनों कलर्स को हाइब्रिड करा के क्रॉस ओवर करा के जाना कि आगे के जनरेशन में ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। फ्लावर की पोजीशन, कुछ एक्सियल फ्लावर्स होते हैं सेंटरली लोकेटेड, कुछ प्लांट्स पे एपेक्स पे होते हैं फ्लावर्स, टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं। तो इन्होंने फ्लावर की पोजीशन को भी स्टडी किया।
सीड की कलर येलो या ग्रीन हो सकती है, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। सीड की शेप को राउंड या रिंकल की हो सकती है सीड्स, उसको स्टडी किया। पॉड शेप जिसके अंदर सीड्स रहती हैं, मटर की फलियां जिसे कहते हैं, उसको स्टडी किया कि वो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ग्रीन है कि येलो है। और प्लांट की हाइट को स्टडी किया, टॉल, शॉर्ट या डॉफ भी कह सकते हैं। सो कैसे स्टडी किया आइए जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए, सिंगल ट्रेड को अगर क्रॉस कराएं यानी कि वायलेट कलर को वाइट कलर से क्रॉस कराना, या एक्सियल को टर्मिनल से क्रॉस कराना, हाइट को टॉल को शॉर्ट से क्रॉस कराना, या राउंड को रिंकल से क्रॉस करना। अगर एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और 2 कैरेक्टर को सेम टाइम पे स्टडी करते हैं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग के बारे में हम जानेंगे। एक और बात इसमें जाननी ज़रूरी है कि जॉर्ज जॉन मेंडल ने पाइसम सटाइबम को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसके बहुत सारे जो है फ़ायदे थे उस प्लांट को चूज़ करने की। पहला क्या एडवांटेज था कि उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। एक बार में एक ईयर में बहुत सारे फसलें उगा के देख सकते हैं मटर के, तो टाइम कम लगता था एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट है वो जानने के लिए, तो लाइफ स्पैन कम होने की वजह से पहला रीज़न। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, अभी बताया ऊपर 7 कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आपको ऊपर बताएं, तो ये जनरली सारे प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता। पाइसम सटाइबम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने उस पर स्टडी किया। चौथी चीज़ इनकी क्या थी कि पाइसम सटाइबम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, उसको फर्टिलाइज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन चाहें तो वो भी कर सकते हैं ईज़िली, तो इन्होंने इसको इसीलिए चुना। तीसरी, एक बार में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स मिल जाती थी इनको फॉर फर्दर स्टडीज़। सो these are the 4 advantages of selecting the Pisum sativum plant for study। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो है वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है, इन विच क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट टू स्टडी 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करने के लिए प्लांट्स को क्रॉस कराया। तो एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी करने को अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में उन्होंने टॉल प्लांट को टॉल से जब शॉर्ट से जब क्रॉस कराया, टॉल प्लांट में जो गैमिट्स बनेंगे क्या बनेंगे, कैपिटल टी से टॉल को डिनोट किया है, स्मॉल टी से डॉफ यानी शॉर्ट प्लांट्स को डिनोट किया है। तो जब हम टी कैपिटल को स्मॉल टी यानी शॉर्ट से क्रॉस कराएंगे तो जो अगली जनरेशन F1 जनरेशन जिसे कहते हैं वो निकल के आएगी, F1 प्रोजेनी, वो सारी की सारी टॉल निकल के आएगी, ठीक है। टी क्योंकि डोमिनेट करता है जो टॉलनेस है रिसेसिव के ऊपर, शॉर्टनेस के ऊपर, तो क्या होगा, सारे प्लांट हमारे टॉल होंगे। देखने में उनकी जेनेटिक अलग हो सकती है लेकिन देखने में सब कैसे लगेंगे, टॉल। अब जब F1 जनरेशन आ गई तो हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन से जो सीड्स मिलेगी हमें, उसको जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या मिला, F1 जनरेशन को जब सेल्फ क्रॉस कराया तो इनको मिली अगली प्रोजेनी F2 प्रोजेनी। उसमें इन्होंने क्या देखा कि जो एक प्लांट था वो टॉल था, रेशियो ऑफ प्लांट के बता रहे 1:2:1 का रेशियो मिला, एक टॉल प्लांट मिली। दूसरी जो प्लांट मिली उसके अंदर क्या मिला कि टॉल एंड शॉर्ट दोनों के कैरेक्टर्स थे लेकिन देखने में वो टॉल ही थे। और जो लास्ट रेशियो मिला 4th वन, वो इनको क्या मिला कि स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी कि वो प्लांट ड्वार्फ था। तो 3 टॉल प्लांट मिले और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। अगर हम रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक देखने में कैसे थे, 3:1 था, देखने में 3 प्लांट टॉल 1 प्लांट शॉर्ट, तो 3:1 का फिनोटाइप मिला उनको। लेकिन जीनोटाइप अगर जीन की स्टडी करते हैं तो एक जो मिला कैपिटल टी मिला, 2 जो मिले कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में मिले,
और 1 जो मिला स्मॉल टी मिला, तो 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो मिला ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। अब हम बात करते हैं प्योर होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन की। प्योर यानी होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, अगर ट्रेट्स हमारे अंदर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, एक ही ट्रेट हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स ना हो, तो उसको हम प्योर जाइगोट कहेंगे या होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। बोथ या तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर या बोथ रिसेसिव कैरेक्टर अगर गैमीट्स के अंदर है तो वो प्योर गैमीट्स है यानी होमोजाइगस गैमीट्स हैं। लेकिन रिसेसिव एंड डोमिनेटिंग दोनों कैरेक्टर्स एक ही गैमीट के अंदर अगर आ जाता है यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाता है तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं, यानी कि दो तरीके के गैमीट से, एक तो डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव। सो हाइब्रिड आपको समझ में आएगा। प्योर और हेट्रोजाइगस कौन सा हुआ, जिसमें सिंगल ट्रेट है या तो डोमिनेटिंग का या रिसेसिव का, तो वो हो गया होमोजाइगस। और जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स है, 1 इज डोमिनेटिंग एंड 1 इज रिसेसिव, तो वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप बता दिया पहले ही, 3:1 का मिलेगा। देखने में 3 प्लांट टॉल 1 प्लांट शॉर्ट, लेकिन जीनोटाइप ऑल टॉल वाला 1 मिलेगा और हेट्रोजाइगस 2 मिलेंगे और ऑल शॉर्ट वाला 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1:2:1 का रेशो मिलेगा। सो आपको ऑब्जर्वेशन पहले ही बता दिया, पहली जो प्रोजेनी F1 जनरेशन आएगी वो ऑल टॉल होंगे, दूसरी जो आएगी 1/4 शॉर्ट होगा और 3/4 टॉल होगा, यानी 3:1 होगा। और उसकी जो जीनोटाइप होगा 1:2:1 होगा। ये पूरा कंक्लूजन है डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग क्या है, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अभी तक हम हाइट की बात कर रहे थे, अब हम क्या बात करेंगे, सीड की कलर और सीड की शेप की एक ही साथ स्टडी करने जा रहे हैं जॉन बेंडल। अभी तक एक सिंगल कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे, अब 2 कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करेंगे। और वो क्या चूज़ किया था इन्होंने, सीड की शेप एंड सीड की कलर। ओके, तो उन्होंने कैसे कलर्स के सीड्स लिए थे, एक जगह उन्होंने राउंड एंड ग्रीन सीड्स लिए थे, उसको क्रॉस कराया था रिंकल और येलो सीड से। सो यहाँ पे जो राउंड सीड होते हैं गोल गोल, जिसमें कोई सिकुड़न नहीं है, वो डोमिनेट करते हैं। ज़्यादातर मटर आपने देखा होगा जब छीलते हैं सारे गोल गोल निकलते हैं, कुछ मटर सिकुड़े हुए निकलते हैं। तो जो रिंकल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। उसी तरीके से येलो जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। जो पक जाते हैं मटर वो येलो कलर के दाने होते हैं, लेकिन पकने के बाद कुछ दाने ग्रीन रह जाते हैं, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सो इसमें 2 डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, एक राउंड और दूसरा येलो, और 2 रिसेसिव कैरेक्टर है, एक रिंकल और ग्रीन। सो अब इसको राउंड को कैपिटल RR से डिनोट किया और रिंकल को स्मॉल RR से डिनोट किया, ग्रीन को स्मॉल YY से डिनोट किया बिकॉज ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और येलो को कैपिटल YY से डिनोट किया क्योंकि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। जब F1 प्रोजेनी आई तो वो कैसी आई, आपको दिखेगी सारे के सारे राउंड और येलो मिलेंगे। डोमिनेटिंग कैरेक्टर पहले बार में सबने डिस्प्ले किया जब पहली क्रॉस कराई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि देखने में वो राउंड और येलो दिख रहा है तो वो राउंड और येलो, मैंने बताया फिनोटिपिकली वो राउंड और येलो दिख रहे थे, लेकिन उनके जीनोटाइप्स अलग थे। तो जब इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई अगली जनरेशन के लिए, सेल्फ क्रॉसिंग जब हम कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 9:3:3:1 का रेशो आपको मिलेगा F2 प्रोजेनी में। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो F1 जनरेशन से सीड्स मिले थे उसके अंदर मिक्स ट्रेट्स थे, यानी कि सब राउंड और येलो देखने के बावजूद उसके अंदर ग्रीन और रिंकल के ट्रेट्स थे जो कि रिसेसिव थे, दिख नहीं। सो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की हमने बात करी कि रेशो क्या निकल के आएगा, फिनोटिपिक रेशो उसका आएगा 9:3:3:1, यानी कि 9 प्लांट्स ऐसे होंगे जो देखने में कैसे होंगे, हमारे
राउंड और येलो कलर के 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपको दिखेंगे राउंड और ग्रीन कलर के, 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपको दिखेंगे रिंकल और येलो कलर के, और एक ऐसा होगा जो रिंकल और ग्रीन कलर का दिखेगा। सो आपको जो ये टेबल दी हुई है, आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज एंड कॉलम्स दिख रहे होंगे गैमीट्स के। जब इसको हम क्रॉसओवर कराएंगे तो हमारा सबसे लास्ट वाला रिंकल और ग्रीन का सिंगल एक ही कैरेक्टर मिलेगा, जिसमें ऑल रिसेसिव जीन्स आपको दिख रहे होंगे, और बाकी में आप 9:3:3:1 का रेशो देखेंगे। होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब ऑब्जर्वेशन आपको पहले बता दिया, फिर से जानते हैं। जब हम राउंड और रिंकल को क्रॉस कराते हैं रिंकल और येलो से, तो F1 जनरेशन राउंड और येलो आती है, क्योंकि वो सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स थे। सेल पॉलिनेशन जब हम F1 जनरेशन की कराते हैं तो फिनोटाइप पेरेंटल फिनोटाइप के 2 मिक्सचर्स हमको मिलते हैं। राउंड जो येलो था और रिंकल ग्रीन था सीड के, उसके अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और टोटल जो कॉम्बिनेशंस आपको दिखाए थे उसका रेशो आपको 9:3:3:1 समझाया था। कंक्लूजन वही जो पहले था कि राउंड और येलो कैसा है, हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन shows that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। तो इससे एक और कंक्लूजन निकल के आया कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि राउंड और येलो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। वेदर आपको रिंकल और ग्रीन सीड मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ये अपने आप को शो करेगा ही करेगा। ठीक है। हाउ दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये ट्रेट्स जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, जो बार बार हम कह रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए। डीएनए की एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं जीन, जो कि प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करता है। So the cellular DNA is the information source for making the protein in the cell. A section of DNA that provide the information for one protein is called the gene for that protein. एक प्रोटीन को बनाने वाला जो सेक्शन होता है उसको जीन कहते हैं। Plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of process of making it. तो हाइट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, पर्टिकुलर प्लांट के हार्मोन के ऊपर, और उस हार्मोन का जो अमाउंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कितने एफिशिएंटली उस हार्मोन को बनाया गया है, और उसको कौन बनाएगा, वो सेलुलर डीएनए। सो अब ये पूरी आप फ्लो चार्ट समझे। सेलुलर डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, किस चीज़ के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। और वो अगर अच्छे से वर्क करेगा तो अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि प्लांट हमारी कितनी अच्छी हाइट की हो रही है, कैसी, और प्लांट टॉल है कि डॉफ है। ठीक है। देयरफॉर जीन कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेट्स। सो समझ में आ गया कि ट्रेट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। क्रोमोसोम सेलुलर डीएनए के ऊपर एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं जीन, जिसका काम होता है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके। अब हम बताते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन करने का मेथड होता है। 2 ही मेथड है, एक तो या तो एनवायरमेंटल मेथड है और दूसरा या तो जेनेटिक मेथड है। एनवायरमेंटल मेथड ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स में एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से जेंडर डिफाइन होता है कि वो मेल प्लांट होगा या मेल एनिमल होगा या फीमेल। कैसे, एग्जांपल है टर्टल का जो अंडा होता है उसको अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे, एक्सेस टेम्परेचर में हैचिंग किया जाता है तो उसमें जो है मेल टर्टल बनते हैं, और जो कम टेम्परेचर में हैच होते हैं अंडे, उससे फीमेल टर्टल निकलती है। सो द टेम्परेचर डिसाइड कि वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल उसमें से जेंडर निकलेगा या फीमेल। लेकिन जेनेटिक जो है
वो ह्यूमन के अंदर डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है कि कैसे हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन, जेंडर और इंडिविजुअलिटी इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम जो हमारे जेंडर को डिफाइन करता है वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। बाकी के सारे क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। सो आपको डिफरेंस समझ में आया? जो क्रोमोसोम हमारे जेंडर को डिफाइन करता है वो है सेक्स क्रोमोसोम, रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम आर ऑटोसोम्स। तो ह्यूमंस के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 46 होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और एक जो पेयर होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम मेल की बात करें तो देयर आर 22 ऑटोसोम्स एंड 1 XY पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में 22 ऑटोसोम्स एंड 1 XX सेक्स क्रोमोसोम। सो टोटल 23 पेयर्स हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स है और 1 कौन है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम। आपके डिस्प्ले पे जो फिगर है आप देख रखते हैं, मेल XY क्रोमोसोम रख रहा है और फीमेल XX क्रोमोसोम रख रही है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? फीमेल के पास तो दोनों के दोनों X क्रोमोसोम है। अगर ये मेल के X से जाके मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो हमारे X और X मिलके फीमेल चाइल्ड बनाएगा, और अगर X Y के साथ फर्टिलाइज करेगा तो X और Y मिलके हमारा मेल चाइल्ड बनाएगा। सो दिस शोज द हाफ चिल्ड्रन विल बी गर्ल्स एंड हाफ चिल्ड्रन विल बी बॉयज। So, sex of the children will be determined by what they inherited from their father only, not from their mother. अगर हम मदर को ब्लेम करते हैं कि ये बार बार बच्ची जो हो रही है वो क्यों हो रही है, तो ये हम रॉन्ग करते हैं, हमारी सोसाइटी गलत है। हमें अगर रिस्पॉन्सिबल है कोई मेल या फीमेल चाइल्ड को पैदा करने के लिए, तो वो ओनली फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम जेंडर को डिफाइन करने वाला डिफरेंट X एंड Y वो मेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर ओनली X होता है। सो एक बात ये आपको आज जानने को मिली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी हमने समझ लिया कि कैसे होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए? जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, यानी कि वेरिएशन की। कुछ हमारे अपने खुद के अंदर चेंजेस आती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो वो क्यों आती है? इवोल्यूशन की वजह से। वो क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन विच take place in the primitive organism over a million of years in which the new species are produced. जो इवोल्यूशन हुआ है रातों रात नहीं होता है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर एक स्पीशीज़ से अगले स्पीशीज़ में ये बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो एक ट्रेट बन जाए और वो इनहेरिट होने लगे। लाइक हम आज एडवांस होमो सेपियंस है, हमारा भी कोई एडवांस फॉर्म अभी तक नहीं है, तो क्या मालूम 100 मिलियन ईयर्स के बाद कोई और दूसरी स्पीशीज़ आ जाए? नो वन नोज। सो ये क्या है? सिर्फ साइंटिफिकली थ्योरीज में है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स बहुत कम है कि सब जो है इवोल्यूशन की ही वजह से होता है। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज आई हैं। सम साइंटिस्ट सेज कि जो ह्यूमन है वो ऐसे ही बनाए गए हैं। सम साइंटिस्ट सेज कि हम एप्स वर आवर एंसेस्टर्स। सो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट प्लांट्स और एनिमल्स में इवोल्यूशन आसानी से देखने को मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे इवोल्यूशन। आपको पता है एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होते रहती हैं और वो कुछ सालों बाद एक नया स्पीशीज़ बन के निकलते हैं। पहली सिचुएशन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ग्रुप ऑफ रेड एंड ग्रीन बेटल्स।
कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आपको कुछ बीटल्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें पहले फिगर में आप देखेंगे कि सारे बीटल्स जो हैं रेड कलर के हैं, सिर्फ एक बीटल जो है कैसी है, ग्रीन कलर की, ठीक है। और कुछ क्रोज आपको दिख रहे हैं जो बैठ के उसे खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रेड बीटल्स जो है उस पे जो है क्राउड फीड नहीं कर रहे हैं, ग्रीन बीटल्स पे जो रेड बीटल्स है उसको क्राउड खा रहे हैं, क्रोज खा रहे हैं। तो क्या होगा कि उसकी तादाद कम होने लगेगी और जो बीटल्स क्रोज नहीं खा रहे हैं उसकी तादाद बढ़ने लगेगी। तो पहली फिगर में रेड ज़्यादा थे, इनको कौओं ने खाया। तो दूसरी फिगर में आप देखेंगे कि रेड की क्वांटिटी कम हो गई, ग्रीन की बढ़ने लगी। तीसरी फिगर में आप देखेंगे रेड बहुत कम हो गए और ग्रीन जो है ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। और फिर फोर्थ फिगर में आप देखेंगे रेड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और ग्रीन दिखने लगा। सो रीज़न क्या है, ग्रीन जो है अपने आप को बचा पा रहा है। अब वो लीव्स में या किसी चीज़ में छुप जाते हैं, क्रोज को दिखाई नहीं देते हैं और क्रोज उसे नहीं खा पाते हैं। ऑल बीटल रेड एक्सेप्ट वन दैट इज़ ग्रीन, crow feed on the red beetle, no red beetles reduces. One beetle green, progeny beetle green, crows couldn't feed on the green beetles as they got camouflaged, hide in the green bushes, number of green beetles increase. ये तो मैंने आपको समझा दिया ना कि क्रोज को लाल दिखाई दे रहे थे, ग्रीन क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, जिसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं, छुपा लेना किसी प्लांट या सरफेस के नीचे, या अपने कलर को चेंज कर देना कि लोग मिसअंडरस्टूड करें कि वो बीटल्स हैं या लीव्स हैं किस स्टेम से। सो वो बच गए। तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को हार्श क्लाइमेट में एक मुसीबत से लगातार बचाते रहे, तो वो सरवाइव कर गए, और जो उन्होंने खुद को नहीं बचाया वो सब के सब मर गए। कंक्लूजन ये निकला कि ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज एंड दे वर नेचुरली सेलेक्टेड एंड दे वर नॉट विजिबल इन द ग्रीन बुशेस। तो वो झाड़ियों में जब छुप जाते थे तो वो बच गए। तो उनको सर्वाइवल कैसे मिली, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने कुछ एडवांस टेक्निक्स अपनाई अपने आप को सेव करने के लिए। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय द pros resulting in the adaptation in the beetles for the fit better in the environment। तो अब आइए हम सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, रेड बीटल्स हैं और एक ब्लू बीटल है, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को नंबर्स में बढ़ाएंगे। तो ब्लू बीटल एंड रेड बीटल्स दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि ये ग्रीन नहीं है तो क्रोज इस पर फीड करेंगे, वो भी खाएंगे, फिर भी अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के नंबर्स इंक्रीज होंगे। सडनली क्या होता है, वहाँ पे हाथी आ जाते हैं और एक्सीडेंटली जितने भी रेड बीटल्स हैं उन सबको मार देते हैं, चढ़ जाते हैं, उनके फुट से ये दब के मर जाते हैं। तो क्या होता है कि सिर्फ ब्लू बीटल्स बचते हैं और वही फिर क्या होंगे, आगे सर्वाइव करेंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। सो इसमें क्या हुआ कि ब्लू बीटल्स जो हैं उनको सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं मिला, एक्सीडेंटली एलिफेंट्स ने के वजह से उनको जो है फ़ायदा पहुंचा और उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, अदरवाइज देयर नंबर वुडंट हैव बीन इंक्रीज। तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं कि जिसके अंदर कुव्वत नहीं थी अपने आप को सर्वाइव करने की, बाई चांस उनको चांस मिला और उसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए, तो उनको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं और इसी की वजह से वेरिएशन आता है। From this we can conclude that the accident can change the frequency of the some genes even if they are not get survival advantage. This is called the genetic drift and it is leads to the variation. थर्ड सिचुएशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे रेड बीटल्स हैं और वो झाड़ियों में रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जिन झाड़ियों में वो रहते हैं, एक्सीडेंटली क्या होता है कि कोई बीमारी हो जाती है उन बुशेस को, तो इनका जो नंबर होता है और साइज दोनों डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। बीमारी की वजह से ये कमज़ोर हो गए, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये कमज़ोर हो रहे हैं और नंबर्स भी कम हो रहे हैं। बट
कुछ टाइम बाद वो बुशेस में जो बीमारी हुई थी वो ठीक हो गई और धीरे धीरे इनको न्यूट्रिशन मिलने लगा और ये भी बीटल्स भी ठीक होने लगे, तो हेल्दी बीटल्स हो गए, तो अब अपना पॉपुलेशन ये बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, इसकी वजह से कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगी। No genetic change can occur in the population of beetles. This population get affected for a short duration only due to the environmental changes. So ये जेनेटिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक वेरिएशंस नहीं ला सकती। सो आपने तीनों सिचुएशन देख लिया बीटल्स के अंदर किस तरीके से वेरिएशन हुआ है, व्हाट वर द रीजंस, कॉजेस एंड हाउ दे सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ ट्रेड्स जो होती हैं वो एक्वायर्ड होते हैं और कुछ इनहेरिटेड होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स आपको बताया कि जो हमारे अंदर होते हैं वो कहीं से इनहेरिट होके हमारे एंसेस्टर्स से नहीं आते हैं। दीज आर द ट्रेड विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेशल कंडीशन। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी, दे कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल लो वेट ऑफ द स्टार्विंग बीटल्स। सो जो स्टार्विंग बीटल्स के अंदर लो वेट हुआ था वो एक्वायर्ड चेंजेस थे, वो प्रोजेनी में ट्रांसफरेबल नहीं है। इनहेरिटेड क्या था? दीज आर द ट्रेट विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे कलर ऑफ द बीटल्स, पहले में ग्रीन बीटल्स सर्वाइव कर गए थे, दूसरे में ब्लू बीटल्स सर्वाइव कर गए थे। वो क्यों? क्योंकि उनके जीन्स के अंदर चेंजेस आ गए थे। दे कैन ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। सो यही कारण है कि इवोल्यूशन होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स का। जैसे हमारे आइज़ का कलर जो है, हमारे हेयर का कलर जो है, हमारी स्किन का टोन जो है वो हमारे इनहेरिटेंस से आता है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स से आता है। वेज बाय विच स्पेशिएशन टेक प्लेस। स्पीशीज कैसे बनती है? दो वेज है, या तो जीन फ्लो की वजह से बनेगी या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से बनेगी। जीन फ्लो कैसे होता है? बिटवीन पॉपुलेशन होता है जो एक दूसरे से कम्प्लीटली या पार्शली जो होते हैं सेपरेटेड रहते हैं। सो और जेनेटिक ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा? रैंडम चेंज होगा इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पेयर, और ये पास होगा सक्सेसिव जनरेशन में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है कहाँ पे होता है? सीवियर चेंज इन द डीएनए। जो अगर डीएनए के ऊपर कोई चेंज करेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तब भी एक स्पीशीज बनेगी। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंज होगा तो एक नई स्पीशीज़ बनेगी। और तीसरी, उसको नेचर सेलेक्ट करेगा तब नई स्पीशीज़ बनेगी। द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट अ कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिजम्स which are more suitable, adapted and possess favorable variations। अगर नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी तो वो नहीं स्पीशीज़ नहीं बन पाएंगे। चौथी चीज़ है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इट इज़ कॉज्ड बाय द mountain ranges, rivers, etc. Geographical isolation leads to reproductive isolation, due to which there is no flow of genes between separate group of population। जेनेटिकल आइसोलेशन जो होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन, आप देख सकते हैं टाइड्स, हाई टाइड्स में कुछ एनिमल्स फिशेस रहती हैं जो कि नॉर्मल वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती। उनको हाई टाइड में ही रहना है और वहीं पे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ फिशेस एक्वेटिक एनिमल है जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, सारे एनिमल्स नहीं रह सकते, तो वो वहाँ के लिए फिट है, उस जोग्राफिकल कंडीशन के लिए फिट है। जो पोलर बियर्स है वो हाई आइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं, वो वहीं के लिए फिट है, वो वहीं पे रिप्रोड्यूस और हाइब्रिड कर सकते हैं। उनको अगर प्लेन्स में लाया जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। So these are the 4 points which are responsible for the speciation. Evolution and classification. Both evolution and classification are interlinked. Classification of species is reflection of their evolutionary relationship. The more characteristic two species have the common, the more closely they are related. क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है स्पीशीज़ का कि वो
जो इवॉल्व होके आए हैं वो कहाँ से आए हैं। अगर दो स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स एक जैसे मिलते हैं तो ये हाई चांस है कि वो दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ठीक है। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। तो इसी बेस पे हमने डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया हुआ है। कैसे क्लासीफाई किया है? जितने कैरेक्टर्स मिलते हैं आपस में, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स दो स्पीशीज़ के मिलते हैं उतने ज़्यादा चांसेस क्या है कि वो सिंगल सेम एंसेस्टर से आए हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। जितने ज़्यादा कैरेक्टर दोनों स्पीशीज़ के बीच में मिलता जाएगा हम उसको एक ग्रुपिंग करते जाएंगे। Similarities among the organism allow us to group them together and to study their characteristics. ठीक है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अब कैसे प्रूफ करा साइंटिस्ट ने कि इवोल्यूशन हुआ है और स्पीशीज़ जो हैं सिंगल सेम एंसेस्टर से आए हैं। उसके लिए कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स उन्होंने स्टडी किया, जैसे मैन, चीता, व्हेल और बैट की आपको यहाँ पे 4 लिम्ब दिखाई गई है। होमोलोगस ऑर्गन्स सबसे पहले जानते हैं किसे कहते हैं। होमो मतलब सेम होता है और लोगस यानी फंक्शन। जितना होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो 4 लिम्ब ऑफ मैन हो, चीता हो और व्हेल हो या बैट हो, इनकी बनावट आपको एक जैसी दिखेगी। ठीक है। इसमें जो है आपको पीछे ह्यूमरस दिख रहा है, रेडियस, अल्ना, फिंगर, डिजिट्स, ये सब बैट के अंदर, व्हेल के अंदर, चीता के अंदर और मैन के अंदर दिख रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गन आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। काम इनका अलग अलग है। हमारा काम क्या है? पिकिंग का, राइटिंग का, कुछ उठाना, ये सब। चीता 4 लिम्ब का यूज़ किस में करता है? दौड़ने में। व्हेल करती है तैरने में और बैट करती है उड़ने में। तो काम तो चारों एनिमल्स में अलग अलग है, लेकिन इनका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है। होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड सेम स्ट्रक्चर but have different function. Homologous organs provide the evidence for evolution, telling that they are derived from their same ancestors. तो ये एक सबूत है कि ये व्हेल, बैट, चीता वगैरह जो है इनकी एंसेस्टर सेम है। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, एनालॉगस ऑर्गन होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन होते हैं? डिफरेंट इन structure but similar in function. These are the organs have different origin and structure but have same function. अब आप फिगर देखोगे एक आपके स्क्रीन पे, बैट की फेदर, बर्ड की फेदर और बटर की फेदर, आप तीनों की जो है फेदर्स देखेंगे किस चीज़ में काम आता है? उड़ने में। फंक्शन सबका सेम है, लेकिन जब आप इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट देखेंगे, तो बटरफ्लाई की पंख अलग चीज़ों से बनी हुई होती है, अलग दिखने में होती है। बर्ड्स की अलग दिखती है, अलग चीज़ों से बनी हुई होती है, और बैट की अलग दिखती है, अलग चीज़ों से बनी हुई होती है, लेकिन तीनों का काम क्या है? उड़ना। सो फंक्शनली दे आर सेम बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट आर द एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स के बाद आते हैं फॉसिल्स। रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारे साइंटिस्ट को ड्यूरिंग रिसर्च मिलते हैं, तो वो भी एविडेंस होते हैं फॉर द इवोल्यूशन। क्या होता है वो? रिमेन पार्ट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन में, पानी में कहीं पे भी दबे होते हैं। जैसे आर्कियोपेटेरिक्स का फॉसिल मिला है, वो दिखता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों की तरह। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन क्या निकाला कि रेप्टाइल्स जो हैं वो बर्ड्स जो हैं इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एज ऑफ द फॉसिल हमें बताती है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, और वो एज कैसे पता चलती है? डीपर द फॉसिल ऑर्डर इट इज़, जितना नीचे दबा हुआ है उतनी पुरानी वो फॉसिल हो सकती है। और दूसरी उसकी एज निकालते हैं हम कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कि वो फॉसिल कितनी पुरानी है।
इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, आपको बताया इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, वो स्टेजेस में होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है। इसको होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते होते एक नई स्पीशीज़ बनती है। फिटनेस एडवांटेज साथ में मिलती है। अगर इवोल्यूशन ऑफ आइज़ की बात करें, evolution of complex organ is not sudden, it is occurred due to the minor changes in DNA, however take place bit by bit over the generation। ये तो बता दिया कि किसी भी ऑर्गन का या स्पीशीज़ का जो इवोल्यूशन होता है वो बिट बाय बिट होता है, एकदम से नहीं होता। फ्लैट वर्म हैज़ rudimentary eyes enough to give fitness advantage, insects have compound eyes and human have binocular eyes। सो आइज़ का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बताया कि कैसे हुआ है। रुडिमेंट्री आइज़ होती हैं फ्लैट वर्म्स के अंदर, और क्योंकि उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्ट्स के अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं क्योंकि उनको कलर्स देखने होते हैं, और ह्यूमन के अंदर बाइनोकुलर आई होता है क्योंकि हमें दूर तक इन्फिनिटी तक। इट इज़ वेरी क्लियर कि कुछ एवोल्यूशंस जो है फिटनेस एडवांटेज के लिए हुई, कुछ एवोल्यूशन जो है फंक्शनल एडवांटेज के लिए हुई। फिटनेस एडवांटेज का एग्जांपल आपको आइज़ का दिया कि जिसको जैसी आइज़ चाहिए थी वो अपने आइज़ को उसी तरीके से मोल्ड करता गया, और डिफरेंट काइंड ऑफ आइज़ इवॉल्व हुए विद टाइम, विद ईयर्स। फंक्शनल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला उसका एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ फेदर। फेदर्स के बारे में कहा जाता है कि पहले वो इवॉल्व हुए, जो उनका प्राइमरी वर्क था वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। लेटर ऑन ये फेदर्स जो हैं उड़ने के काम आने लगे। सो एग्जाम्पल क्या है, डायनासोर हैड फेदर्स बट कुडंट फ्लाई यूजिंग द फेदर्स। ये क्यों कहा गया कि फेदर्स जो है पहले प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हुआ, बाद में उड़ने के काम आया। लाइक डायनासोर्स के अंदर जो फेदर्स पाए गए हैं, फेदर्स का जो एविडेंस पाया गया है कि डायनासोर्स पे भी फेदर्स होते थे। तो डायनासोर तो बहुत ह्यूज हैवी एनिमल्स है, वो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके फेदर्स क्यों थे। सो ये माइट भी पॉसिबल कि फेदर्स को कोल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया हो, और लेटर ऑन एनिमल्स और स्पीशीज़ जो हैं उसको उड़ने के काम लेने लगे हों। बर्ड सीम्स टू हैव लेटर एडेप्टेड द फेदर्स टू द फ्लाइट। सो इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इसी इवोल्यूशन को और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करके हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं। सो उसमें से एक एग्जांपल है कल्टीवेशन, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कल्टीवेशन है, वो सब एग्जांपल है इवोल्यूशन का एविडेंस मिलने की वजह से हम लोग आज क्रॉस ब्रीडिंग करा के नए नए किस्म के फल सब्जियां उगाते हैं, और नए नए किस्म के वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं। So humans have been a powerful agent in modifying wild species to suit their own requirement throughout ages by using artificial selection। आप एक फिगर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, कैबेज और कॉलीफ्लावर है, उसके वैरायटीज़ है। क्या है, कैबेज ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, पर्पल कलर की दिख रही है, डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है मार्केट में, सब आपको दिख जाएंगे। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही नतीजा है। दूसरा आपको ब्रोकली दिख रही होगी, कॉलीफ्लावर दिख रहा होगा, बीट रूट दिख रहे होंगे, काले दिख रहा होगा। ये सब मोर और लेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन ये इतने डिफरेंट ऑफ वैरायटीज़ के कैसे हुए, वो हमारे ह्यूमंस का जो है पावर है कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं अपने फ़ायदे के हिसाब से। फ्रॉम वाइल्ड कैबेज मेनी वैरायटीज़ लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, रेड कैबेज, काले कैबेज एंड कोलारबी वर ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और उसी तरीके से वीट की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, शुगर केन की, डिफरेंट ब्रिंजल की,
सबके अलग अलग कलर्स एंड शेप्स आपको मिल जाएंगे। ये सब क्रॉस ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ है। Molecular phylogeny is the based on the idea that changes the DNA during reproduction are the basic events in evolution। अब आपको ऊपर ही बता दिया है कि जब तक कि डीएनए के कॉपिंग में कोई चेंज नहीं आती, जीन पे कोई चेंज नहीं आती, तब तक कोई भी जो है इवोल्यूशन या वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। सो जो अब हमने आइडिया स्टडी कर लिया कि डीन पे चेंजेस लाने से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन चेंजेस आते हैं, इसी का फ़ायदा उठा के हम आज आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा पाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्ट डिस्टिंक्टली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। जो क्लोज रिलेटिव ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आपको चेंजेस जो है कम दिखेंगी, और जो बहुत दूर के रिलेटेड हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको डिफरेंट दिखेंगी। जैसे बटरफ्लाई एंड बर्ड है, उसमें वो दोनों अलग स्पीशीज़ हैं, इसलिए आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। लेकिन बर्ड्स के बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे, और वो सब क्या है, क्लोज रिलेटेड है। सो जितना डिस्टिंक्टली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, स्पीशीज़ होंगे, उतने कम उनके अंदर डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्सकवेटिंग, टाइम डेटिंग एंड फॉसल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर द टूल्स टू स्टडी द इवोल्यूशन रिलेशनशिप। ऑल्दो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स all over the world, yet all humans are a single species। टाइम डेटिंग से या फॉसिल से या डीएनए की स्टडी से या एक्सकेवेशन से हमें पता चला है कि ह्यूमन के जो है जितना भी दुनिया में बहुत सारे दिखेंगे आपको, गोरे लोग, काले लोग, लंबे लोग, मोटे लोग, घुंघराले बाल वाले लोग, स्ट्रेट बाल वाले लोग, छोटी आइज़ वाले लोग, ये सब आप जो डिफरेंसेस देखते हैं वो किस वजह से आता है, इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन की वजह से आता है। जितना भी कोल्ड क्लाइमेट में आप लोग देखोगे लोग रहते हैं, उनके अंदर मोस्टली स्किन टोन बहुत लाइट होती है, उनकी आइज़ बहुत छोटी होती हैं, नोज़ बड़े होते हैं, क्योंकि हिली स्टेशंस पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उनकी नॉस्ट्रिल्स थोड़ी सी लंबी मिलेगी आपको, ताकि वो ऑक्सीजन आराम से ले पाएँ। उनके आईब्रोज और बाल बहुत घने मिलेंगे, ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट को कोप अप कर सके। स्किन टोन बहुत लाइट मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है। वही इक्वेटोरियल प्लेसेस पे जितने भी इक्वेटर के आसपास लोग रहते हैं वो आपको डार्क टोन के मिलेंगे, उनकी स्किन बहुत टफ मिलेगी, ताकि वो हार्श क्लाइमेट, बहुत हीट को कोप अप कर सके। आपको पर्टिकुलर भूटान, चाइना, नेपाल के लोग अलग दिखने वाले मिलेंगे, अफ्रीकन्स अलग दिखते हैं। क्यों? ये सब, हम सब तो होमो सैपियंस से एक ही स्पीशीज़ है, सिंगल स्पीशीज़ है, फिर भी हमारे ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ evolution and adaptation। All human come from Africa, the earliest member of the human species, Homo sapiens, can be traced there। Our genetic footprints can be traced back to our African root। ये स्टडी कहती है कि जितने भी ह्यूमंस आए वो अफ्रीका से आए हैं। हमारा जो अर्लीस्ट मेंबर्स थे हमारे होमो सैपियंस के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अफ्रीका से। द रेजिडेंट्स स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, द माइग्रेंट स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लैनेट फ्रॉम अफ्रीका टू वेस्ट एशिया, देन टू सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। ये स्टडीज़ में पाया गया है कि अफ्रीका से ही ओरिजिनेट होके स्पीशीज़ जो ह्यूमन होमो सैपियंस से अलग अलग प्लैनेट्स पे गए। लाइक वेस्ट एशिया में कुछ गए, कुछ सेंट्रल एशिया में गए, कुछ यूरेशिया, कुछ साउथ एशिया, कुछ ईस्ट एशिया में गए। दे ट्रैवल डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस टू ऑस्ट्रेलिया, and they cross the
bring land bridge to the Americas. So कैसे कैसे फैला पूरा होमो सैपियंस का स्पीशीज़ आपने अभी जाना. दे डिडंट गो इन अ सिंगल लाइन. एक ही बार में वो चले नहीं गए. कुछ फूड की तलाश में गए होंगे, कुछ पानी की तलाश में गए होंगे, कुछ अपने लाइक बिजनेस के तलाश में गए होंगे. सो अलग अलग पर्पस से लोग स्प्रेड होते गए और ये पूरे प्लैनेट जो अर्थ प्लैनेट है उस पे हमारे होमो सैपियंस